हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट हिंदी के पैराग्राफों को करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी बच्चों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और साथ में इनके क्वेश्चनों का सही सही आंसर को ढूंढना होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं, पैराग्राफ है आपके सामने। इस पैराग्राफ से आपके सामने 5 क्वेश्चन दिए होंगे। एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आते हैं और ये 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हिंदी में 4 पैराग्राफ आते हैं और चारों पैराग्राफ को आपको ठीक से हल करना है, तो इस पैराग्राफ को समझना होगा। ठीक है, चलो पहले इसको ठीक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चनों के आंसर ढूंढेंगे। आपके सामने ये पहला अनुच्छेद दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ना है। संस्कृति का संबंध बुद्धि से होता है। यह जीवन दर्शन का मुख्य आधार है और समाज के विकास को निर्देशित करने वाली प्राकृतिक स्थिति है। यह एक भावात्मक तत्व है जो हार्दिक प्रेरणा से ग्राहित वाह्यचारों में व्यक्त होता है। संस्कृति को व्यक्त और अव्यक्त अथवा आंतरिक और बाह्य 2 रूपों में देखा जा सकता है। व्यक्त संस्कृति में रीतियों, प्रथाओं, आचारों, कलाओं, विभिन्न प्रकार के शिल्प तत्वों को समाहित किया जाता है और अव्यक्त संस्कृति के रूप में मूर्त होने वाले मूल्यों और प्रयोजनों का समाहार है। संस्कृति मनुष्य के विकासात्मक जीवन यापन की रीति का नाम है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृति की अवधारणा बदलती रही है। वास्तव में संस्कृति किसी भी सभ्यता की आत्मा कही जा सकती है, जिससे हमें उसके संपूर्ण संस्कारों का बोध होता है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो है संस्कृति के ऊपर इसके बारे में बताया गया है। संस्कृति जो है 2 तरह से व्यक्त की गई है, व्यक्त और अव्यक्त। आंतरिक या बाह्य 2 रूपों में व्यक्त की गई है। व्यक्त में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर इस बारे में पूरा डिटेल दे रखी है। अब इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें से आंसर हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। संस्कृति के बारे में यह सच नहीं है। क्या सच नहीं है? जीवन दर्शन का मुख्य आधार है। ये तो है, देखिए जीवन दर्शन का मुख्य आधार है, तो ये तो सच बात है। संस्कृति में क्या है? जीवन दर्शन का मुख्य आधार है, तो ये बात तो सही है। और इसमें पूछा नहीं वाला ऑप्शन है ना। सामाजिक विकास को निर्देशित करता है, भाई समाज के विकास को भी निर्देशित करता है, तो ये भी सत्य है। बुद्धि से संबंधित है, तो वही सबसे पहले बुद्धि से संबंधित है। संस्कृति किससे संबंधित है? बुद्धि से। अब बचा ऑप्शन वो सही होगा, संस्कृति धन वैभव को अभिव्यक्त होती है। ये इसके लिए चौथा आंसर एकदम सही होगा, क्योंकि इसका जिक्र नहीं होगा। बाकी तीनों संस्कृति के अंडर में आते हैं। और आने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, या कौन सा इसके लिए सच नहीं है। तो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर अपने को यहीं से मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृति किसका नाम है? संस्कृति किसका नाम है? मनुष्य के विकासात्मक जीवन यापन की रीति का नाम है। ये पहला ही आंसर इसका सही है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। मनुष्य के विचारात्मक जीवन यापन कर नहीं, मनुष्य के आनंददायक रूप का, मनुष्य के संपूर्ण जीवन यापन का। देखिए अब इसका आंसर जो संस्कृति किसका नाम है, इसे हम ऊपर देखेंगे। अगर वहीं से आंसर मिलते हैं तो हमें ऊपर देखना होगा संस्कृति किसका नाम है। तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं। देखिए संस्कृति मनुष्य के जीवन विकासात्मक जीवन यापन की रीति का नाम है। तो संस्कृति क्या है? मनुष्य के विकासात्मक जीवन यापन की रीति का नाम है। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है किसका नाम है, तो ये पूरा मनुष्य के विकासात्मक जीवन यापन का यहाँ पर नाम है। तो आपको क्या है, हिंदी में जब इतनी सारी गलतियाँ होती हैं आपसे, तो आप कुछ ना कुछ पैराग्राफ में मिस करते हो, उसे ठीक से पढ़ते नहीं हो। तो पैराग्राफ को ठीक से पढ़ना होगा, तभी जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी। अभी दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा, सारे का सारे। इसमें से दोनों क्वेश्चन हमने कहाँ पर देखे, तो जैसे इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा। मनुष्य के विकासात्मक जीवन यापन की रीति का नाम क्या है? संस्कृति है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पर संस्कृति के कौन कौन से रूप होते हैं? तो संस्कृति के कौन कौन से रूप होते हैं? आंतरिक और बाह्य 2 रूप होते हैं। देखिए ऊपर लिखा भी था, संस्कृति के 2 रूप होते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। और संस्कृति के कौन कौन से होते हैं? देखिए संस्कृति को व्यक्त, अव्यक्त अथवा आंतरिक बाह्य 2 रूपों में व्यक्त किया या देखा जा सकता है। तो संस्कृति को कैसे आंतरिक और बाह्य 2 रूपों में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर था तुम्हारा, संस्कृति के कौन से रूप हैं? संस्कृति के कौन से रूप हैं? तो ये आंतरिक और बाह्य 2 रूप हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्यक्त संस्कृति में किसका उल्लेख मिलता है? व्यक्त संस्कृति में किसका उल्लेख मिलता है? देखिए जो संस्कृति है उसमें रीति और प्रथाओं का उल्लेख मिलता है, आचार और विचार इसका भी उल्लेख मिलता है, शिल्प और कला का भी उल्लेख संस्कृति में मिलता है। तुमने देखा होगा पहले संस्कृति में चित्रकला वगैरह भी मिलती है ना, तो संस्कृति में ये सब चीज़ें, तो ये सब सभी सही हैं, तो उपरोक्त सभी का जिक्र होगा है। अब देखिए इसका उल्लेख भी देख लेते हैं। व्यक्त संस्कृति में किस किस का उल्लेख मिलता है? संस्कृति दो प्रकार की थी, व्यक्त और अव्यक्त। यहाँ पर तो व्यक्त संस्कृति का क्या देखना, उल्लेख देखना है। तो इसमें हमने क्या देखा ऑप्शन में, रीति प्रथा, आचार विचार और शिल्प और कला। अब ये तीनों के तीनों सही हैं, तो ये चौथा क्या बोल रहा है कि उपरोक्त सभी का, यानी जो तीनों हैं उन सभी का, ये तो इसके लिए चौथा आंसर सही होगा। जब पूरे ऑप्शन सही होते हैं तो हम क्या करते हैं, उपरोक्त सभी का आंसर टिक करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर कई बार क्या करते हैं, गलती कहाँ हो जाती है, कभी कभी ये होता है कि तुमने पहले ही पढ़ लिया और आंसर टिक कर दिया, क्योंकि वो भी सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो अब हम इसके लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ये तीनों सही तो बोल नहीं सकते, तो इसमें क्या, इसमें लिखा उपरोक्त सभी, तो हम क्या लेंगे, ये वाला सही होगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। व्यक्त संस्कृति में उल्लेख किस किस का होगा है, तो क्योंकि हमें पैराग्राफ से आंसर ढूंढना है, तो क्योंकि पैराग्राफ रटना नहीं, उसमें से आंसर देखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा व्यक्त संस्कृति में रीतियों का जिक्र होगा, प्रथाओं का होगा, आचार या विचार होगा, कलाओं का। ये चार चीज़ों का जिक्र वहाँ पर दिखाया गया। क्या दिखा गया? रीतियों का, प्रथाओं का, विचारों का, आचारों का और कलाओं का। तो वहाँ पर यही सब चीज़ें दे रखी हैं, तो विभिन्न प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी तुम्हारे सामने आ गया, रीति प्रथा आचार विचार, ये जोड़ा है। आचार और विचार क्या है, एक जोड़ा होता है। रीति और प्रथा का और शिल्प और कला का, ये जोड़े के फॉर्म में, इसलिए रीति, विचार और शिल्प, ये तीनों एक ही उसमें है। ठीक है, सही आंसर कौन सा हो गया था, इसके लिए ये हो गया था। पैराग्राफ दूसरा पढ़ते हैं और उसके आंसर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही होना चाहिए था, तो काफ़ी अच्छे नंबर भी आना है, तो इनको समझना होगा और वीडियो को अंत तक भी देखना है, तभी जाके इन सब वीडियो का फ़ायदा आपको मेन एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक वीडियो देखने से तो कुछ होगा नहीं, आपको क्या है, सारे वीडियो को समझना होगा और काफ़ी वीडियो बनेंगे भी, और ये एग्ज़ाम निकालने के लिए काफ़ी होंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5वें में, अब धारणा का अर्थ नहीं है। अब धारणा का अर्थ नहीं है ये पूछा है। अब धारणा देखिए होती क्या है, जो अवधारणाएं होती हैं वो विचार होते हैं। विचार देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वें की बात कर रहे थे, पहले पैराग्राफ को, क्वेश्चन नंबर 5वां में, अब धारणा का अर्थ नहीं है। अब धारणा का अर्थ नहीं, तो अब धारणा हमने क्या बोला था, विचार होते हैं। क्या होते हैं? विचार। तो उस विचार को मान्यता भी बोलते हैं। जो मान्यताएं होती हैं वो भी अवधारणाओं के अंतर्गत आती हैं, और जो संकल्पनाएं होती हैं वो भी अवधारणाएं। तो ये तीनों के तीनों जो है अवधारणाओं के अर्थ होते हैं यहाँ पर। तो अवधारणाओं की ये क्या है, पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रायोजन। क्या हो जाएगा, प्रायोजन इसका सही आंसर होगा। ये अवधारणा का अर्थ नहीं होता, क्योंकि प्रायोजन अलग चीज़ होती है। ये मान्यता, विचार, ये सब संकल्पनाएं क्या होती है, अवधारणा होती है, मन की अवधारणा होती है। पर ये जो है प्रायोजन, इसके लिए सही आंसर होगा। तो ये इसके तीनों पर्यायवाची हैं, और यहाँ पे पर्यायवाची पूछा नहीं, अर्थ नहीं है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में क्या किस तरह का है वो देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने अपने 2 आदमी कालीकट के राजा के पास यह बताने भेजा कि वह समुद्र के रास्ते पुर्तगाल आए, और उसे पुर्तगाल के राजा ने एक पत्र दिया। पुर्तगाल के राजा ने एक पत्र दिया है। कालीकट के राजा ने उत्तर दिया कि वास्को डी गामा का स्वागत है। और मतलब क्या, कालीकट के जो राजा को यहाँ पर एक पत्र भेजा गया, उन्होंने उनके स्वागत किया, वास्को डी गामा का, है ना। उसने अपने अधिकारी भेजकर उसे अपने महल में बुलाया। वास्को डी गामा ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, अपने साथ 13 आदमियों को लेकर चल पड़ा। वह एक प्रकार की ढोई जाने वाली कुर्सी पर बैठा, जिसे पालकी कहा जाता है। यह एक प्रकार का बक्सा है जिसमें एक खिड़की थी और बैठने के लिए आसन था। उसके सामने एक डंडा निकला था, एक डंडे पीछे। उन्हीं डंडों के सहारे उसे लोगों के कंधों पर बैठाया गया। देखिए पालकी में ले जाके, पालकी में ले गए उसको स्वागत के लिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा ये कुछ पैराग्राफ तुम्हारे पूरे समझ में आ गया, और इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके बाद इसके आंसर भी इसी में ढूंढने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, राजा से मिलने के लिए उसने तैयारी कैसे की। राजा से मिलने के लिए उसने तैयारी कैसे की। हाँ, राजा से मिलने के लिए उसने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उनमें लिखा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं से इसको सही कर लेंगे। ठीक है, राजा से मिलने के लिए उसने कैसी तैयारी की, तो क्या किया, अपने सबसे सुंदर कपड़े पहनकर। उसने क्या है, सबसे सुंदर कपड़े पहनकर, यही है। देखो यहाँ पर क्या है, उसने अपने अधिकारी को भेजा और महल में सबसे अच्छे कपड़े पहनकर
13 आदमियों के साथ चल पड़ा। और इसमें देखिए अनेक लोगों को बताकर, नहीं भैया ये तो हो ही नहीं सकता। अपने साथ कुर्सी लेकर, नहीं। अपने साथ एक बक्सा लेकर, नहीं। भाई सबसे अच्छे कपड़े पहनकर भाई राजा से मिलने के लिए चल पड़ा। तुम भी कहीं पे किसी मित्र से मिलने जाते हो तो सबसे अच्छे कपड़े पहनकर ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है। अब इसका जो आंसर है वो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। पुर्तगाल के राजा को पत्र मिला, कालीकट पहुँचे, देखिए ये लिखा हुआ है, वास्को डी गामा ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर अपने 13 आदमियों के साथ चल पड़ा। तो तैयारी कैसी करी उसने, सबसे अच्छे कपड़े पहनकर चल पड़ा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन को, वास्को डी गामा ने राजा के महल पहुंचने के लिए कैसे यात्रा की। कैसे यात्रा की? महल तक पैदल चला? नहीं, महल तक पैदल नहीं चला। कंधों पर ढोई जाने वाली पालकी में बैठकर उसने यात्रा की। कंधों पर ढोई जाने वाली पालकी में बैठकर गया। तो वास्को डी गामा ने महल तक पहुंचने के लिए कौन सी यात्रा करी थी? पालकी में बैठकर उससे यात्रा की। देखिए इसका भी जिक्र हम बता दें, ऊपर लिखा हुआ है, ढोई जाने वाली कुर्सी पर बैठकर, जिसे हम पालकी कहते हैं, और उससे क्या की उसने यात्रा की, पूरी क्या की, उसी से यात्रा की। तो ये सही आंसर है। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर है, सुंदर कपड़े पहनकर उसने तैयारी की मिलने के लिए, और कंधे वाले पर बैठकर उस पर पालकी में बैठकर महल पहुँचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, उत्तर में कालीकट के राजा ने क्या किया देखते हैं। वास्को डी गामा को अपने महल बुलाने के लिए आधिकारिक पत्र भेजा। यही है, इसमें और कुछ ही नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन एकदम सही है। वास्को डी गामा क्या किया, एक पत्र भेजा था कि आइए आपका स्वागत है। देखिए ये लिखा हुआ है, कालीकट के राजा ने उत्तर दिया कि वास्को डी गामा आपका स्वागत है। इसके लिए उसने क्या किया था, एक पत्र दिया था, एक आधिकारिक पत्र दिया था कि तुम आ सकते हो, आपका भारत में स्वागत है। भारत में आए थे वो पुर्तगाल के राजा जो वास्को डी गामा थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। वह कालीकट के राजा को क्या कहना चाहता था? स्वागत करना चाहता था, मिलना चाहता था, वह यूरोप से आया पुर्तगाल का राजा का पत्र लाया था। तो वह क्या किया था, कालीकट के राजा को क्या कहना, या पुर्तगाल के जो वो थे उसके लिए एक पत्र लाया था। इसका देखते हैं, और चौथा आंसर ये है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा था, कालीकट के राजा को क्या कहना चाहते थे, यूरोप से आया पुर्तगाल राजा को पत्र लाया था। ठीक है, उस पत्र के जवाब में उन्होंने वास्को डी गामा को कहा कि आपका स्वागत है। तो इसके लिए तीसरा आंसर एकदम सही होगा। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा के पास किसे भेजा था? अपने अधिकारी को, पुर्तगाल के राजा को, अपने 2 आदमी को, या 13 आदमी को? तो एक अधिकारी को भेजा था। अब इसका देखिए उधर देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा के पास किसे भेजा था? तो एक अधिकारी को भेजा था, उसका जिक्र ऊपर होगा। देखो ये लिखा हुआ है, अपने अधिकारी को भेजकर उसे महल में भेजेगा। ठीक है, बस बुलवाया। ठीक है, तो अपने अधिकारी को भेजा था वास्को डी गामा ने। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अनुच्छेद 3, जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है तो पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अगर मित्र अच्छे होंगे तो उसके जीवन में सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। तो यहाँ पर युवा पीढ़ी की बात हो रही थी। तो युवा पीढ़ी की संगति का बहुत फर्क पड़ता है। अगर संगति अच्छी रही तो उसका असर उसकी सफलता पर डिपेंड करता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति
अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व रहती है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। तो देखिए युवा पीढ़ी की बात हो रही। युवा पीढ़ी को बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह माना गया है। उन्हें जिस रूप में ढाले उस रूप में ढाले जा सकते हैं, चाहे उन्हें अच्छे बना लीजिए चाहे बुरा बना लीजिए। इसलिए युवाओं को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए यहाँ पर खान पान की, यहाँ पर क्या है, घर से निकलने पर किसी युवा को पहली कठिनाई क्या होती है? तो खान पान की नहीं भैया, मित्र चुनने की होती है। सबसे पहली कठिनाई किसकी होती है? पहली कठिनाई मित्र चुनने की पड़ती है। तो देखिए इसका आंसर इसमें एग्जैक्ट मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है? तो भाई किस रूप में हो जाता है? मित्रता के रूप में हो जाता है। देखिए हेल मेल जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्र के रूप में परिणत हो जाता है। पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो यह परिणत किस रूप में हो जाता है? तो मित्र में तब्दील हो जाता है। जैसे जैसे तुम लोगों से मिलेंगे, धीरे धीरे वो क्या है, मित्रता में बदल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमारे आचरण पर किसका प्रभाव पड़ता है? हमारे आचरण पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो संगति का। हाँ बिल्कुल सही बात है, संगति का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। गुप्त रूप से वह संगति का असर पड़ता है। अगर संगति अच्छी होगी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। तो क्या पड़ता है हमारे आचरण पर भारी प्रभाव किसका पड़ता है? तो संगति का। इसका भी जिक्र ऊपर होगा हो, देखते हैं इसको। देखिए इसमें हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि देखिए ये लिखा है हमारे भाव, नहीं ये नहीं है, ये लिखा है संगति का गुप्त रूप से हमारे आचरण पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये किसका पड़ा है? संगति का। संगति का गुप्त रूप से हमारे आचरण पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने ये बोला है कि हमारे किसका प्रभाव सबसे भारी पड़ता है? तो संगति का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आचरण का विलोम क्या होता है? आचरण का विलोम सम्मान नहीं होता, काटो बर्ताव भी नहीं होता। आचरण का अनाचरण सही है। क्या है? आचरण का विलोम शब्द अनाचरण होगा, परोपकारी होता नहीं है। तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं। तो आचरण का क्या है? अनाचरण। इसका विलोम शब्द पूछा है उल्टा, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। उपरोक्त गद्यांश के लिए युक्त शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या होता है? शीर्षक पहले ही बताया था, ये पैराग्राफ जिसको लेके लिखा गया है भाई उसका शीर्षक होता है। तो यहाँ पर किसके ऊपर लिखा गया? युवाओं के ऊपर लिखा गया और उनकी मित्रता के बारे में बताया। तो ये पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। युवावस्था और मित्रता के ऊपर लिखा गया। तो यह इसका क्या कहलाएगा? शीर्षक कहलाएगा। युवाओं के मित्र नहीं भैया, युवा और मित्र दोनों के लिए, ठीक है। तो ये सही आंसर हो गया इसके लिए। पैराग्राफ देखते हैं, अगला पैराग्राफ जो कि लास्ट है, क्योंकि 4 ही पैराग्राफ आते हैं और ये अपन मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्नों को कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के पेपर आते हैं। और जैसे कि अपने 40 क्वेश्चन आकृतियों के करे हैं और यहाँ पर अपनी हिंदी कर रहे हैं, उसके बाद मैथ भी होंगे। तो करते हैं इसको। अनुच्छेद 4, सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेले स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेलगाड़ी की पटरी के पास गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर पड़ गई, यहाँ पे पर नहीं, पड़ गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरती तो उसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इसके आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर 2 पटरियों के बीच में खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई। उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध में पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों की जान चली जाती। तो पैराग्राफ कितना अच्छा है, कितना सूझबूझ से बच्चे ने काम किया है। तो यहाँ पे सूझबूझ और समझदारी दोनों चीज़ें बच्चे ने दिखाई हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की, किसको करता है? सूझबूझ को व्यक्त करता है, क्योंकि वह कमीज को दूर से दिखाई गया और वो सही रहा। और वो संकेत भी होता है जब वो झंडा को हिलाते हैं, उसी तरह से उसने सूझबूझ का यूज़ किया और कमीज से रेल को रोक लिया, ट्रेन को रोका।
तो यहाँ एक सूझबूझ थी बच्चे की, क्या थी, एक सूझबूझ थी, यानी विचार था उसका ऐसा कि ट्रेन ऐसे रुक सकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सूझबूझ को व्यक्त करती है कमीज का हिलाना। अगला क्वेश्चन, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? जो रेल का ड्राइवर था उसे क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी? नहीं भैया, इस वजह से क्रोध नहीं है। बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, तो ये आंसर एकदम सही होगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, वह पटरियों के बीच में कूद पड़ा था, तो इसलिए उसे गुस्सा आया था कि ये बच्चा क्या कर रहा है, तो वह इसलिए गुस्सा था। ठीक है, तो बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, इस वजह से उसको क्या हुआ था, क्रोध आया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्या आया होगा? जब टूटी पटरी को देखा, यानी बच्चे ने जब टूटी पटरी दिखाई, तो ड्राइवर के मन में उनके प्रति क्या आया होगा, प्रेम का भाव आया होगा, है ना। क्रोध का भाव नहीं, उस समय उसका क्रोध शांत हो गया होगा कि इसने कितने लोगों की जान बचाई। दुख का भाव, भाई दुख का भाव भी नहीं आया होगा। शाबाशी का भाव आया होगा कि शाबाश तुमने एक अच्छा काम किया। जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, बच्चों के प्रति शाबाशी का भाव आता है। ठीक है, तो जब उसे पता चला कि आगे पटरी टूटी हुई थी और इस बच्चे ने अपनी जान की परवाह ना करके इतने सारे मुसाफिरों की जान बचाई, तो क्या शाबाशी का भाव व्यक्त हुआ होगा। तो ये काफ़ी सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? लोगों को जान बचाने के लिए त्याग का? नहीं भैया, त्याग तो अलग चीज़ होती है। धैर्य का? धैर्य भी नहीं है। उत्साह को? भाई उत्साह तो अलग चीज़ हो जाती है। परिहित की? परिहित माने दूसरों का हित चाहता था, इसलिए भाई क्या चाहता है, दूसरों की जान बचाने के लिए, इसी के लिए ये आंसर एकदम सही है। क्या है, परिहित को व्यक्त करता है, दूसरों की क्या है, लोगों की जान बचाना क्या है, दूसरे का हित चाहना, इसलिए परहित ही होता है, दूसरे का हित। तो लोगों की जान बचाने बच्चे के किस गुण को व्यक्त करता है, तो यह परहित को व्यक्त करता है। तो क्वेश्चनों को समझना होगा। और ये भी क्वेश्चन लास्ट देखिए इसका आज, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने घड़ी क्यों देखी, देखते हैं। उसे घड़ी अच्छी लगती थी? भैया नहीं, घड़ी अच्छी नहीं लगती थी। रेल के आने का समय हो रहा था, ये देखने के लिए उसने घड़ी, क्या रेल का आने का समय हो रहा था इसलिए उसने घड़ी देखी कि कहीं रेल आने वाली तो नहीं है। घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। रोज़ घड़ी देखकर स्कूल जाता, भाई स्टेशन की घड़ी नहीं। तो यहाँ पर घड़ी क्यों देखी थी कि भाई ट्रेन आने वाली है, ट्रेन के समय को देखने के लिए उसने देखी, यहाँ पर लिखा भी होगा। उसने घड़ी पर नज़र डाली, अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर पड़ी। फिर उस बालक ने क्या देखा, देखते हैं। देखो यहाँ पर स्कूल जा रहा था, पटरी उखड़ी हुई थी, तो ये क्या था यहाँ पर, उस बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी, तो गाड़ी के लिए उसने घड़ी को देखा। ठीक है, घड़ी देखते हैं कि गाड़ी आने वाली है, तो इसलिए 20वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, रेल के आने का समय हो रहा था, इसलिए उसने घड़ी देखी। चलो, इस तरह से ये 4 पैराग्राफ जो कि 25 नंबर के होते हैं, 20 क्वेश्चन 25 नंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी बच्चों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।